दिल्ली में कांग्रेस ने न्याय मंच कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। अगर उनका कर्ज माफ हो सकता है तो देश के किसान, मजदूर, युवा का कर्ज क्यों नहीं माफ हो रहा है। आपका कभी कर्जा माफ हुआ है? कभी नहीं। आपके पिता का कर्जा माफ हुआ है? आपके किसी रिश्तेदार का कर्जा माफ हुआ है? नहीं। अदानी जी का 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। 16 लाख मतलब बात समझो, 24 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर उनका हो सकता है तो ये जो युवा हैं जो अग्निवीर के लिए मतलब लाइन लगा रहे हैं, सेना में जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, या शिक्षा में कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनका क्यों नहीं हो रहा? मतलब आपकी क्या गलती है? आपने क्या किया? क्यों? क्योंकि आपकी भागीदारी नहीं है। आप ना मीडिया में हो, ना कॉर्पोरेट इंडिया में हो, ना स्कूल कॉलेजेस चलाते हो, ना सरकारें चलाते हो। आपको वो फोन दे देते हैं। इंस्टाग्राम यूज करते हो आप लोग? देखते हो ना इंस्टाग्राम? आप लोग इंस्टाग्राम पे हो, रील देख रहे हो। रील देखने से पैसा तो नहीं बन रहा ना, खर्च हो रहा है ना। तो ये मेन मुद्दा है हिंदुस्तान में कि ये जो 90% लोग हैं, इनकी भागीदारी कितनी है? अगर कर्जा माफ हो रहा है तो 90% का कितना हो रहा है? खबर मध्य प्रदेश के अशोकनगर से, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लोगों ने देखा होगा। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर वही है जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। पीएम मोदी कहते हैं विरासत का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम विरासत कर लगाएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे, लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। ये विरासत का ही सम्मान है कि आज हम लोग आए हैं। हमने सिंधिया परिवार को मेरे पीठ के द्वारा, हमारी परंपरा के द्वारा इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि उस समय अफगानों के हमलों को सिंधिया परिवार ने उस समय उसको धकेल करके भारत की सीमा के बाहर करने का काम किया था। हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं। राजमाता के प्रति अपार श्रद्धा का भाव इसलिए है क्योंकि राजमाता का पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए था, राम जन्मभूमि के लिए था। और राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जीरो से शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। और इसलिए हम श्रद्धा के सम्मान, विरासत का ही सम्मान है। यही है विरासत का सम्मान। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब, इन चीजों को तो आप भूल ही जाइए कि आगे कोई राम मंदिर की बात करेगा कांग्रेस के समय में, कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा, या महाराज भोज के मंदिर की बात करेगा,
भोजराज के मंदिर की बात करेगा। ये सब की बात तो लोग कांग्रेस के समय तो भूल ही जाइए। वे एक और काम क्या करने जा रहे हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, बाप दादों की जो कमाई है, उस कमाई पे भी वे कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा है ना, हम सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करा देंगे, और एक्सरे करा करके फिर उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा विरासत टैक्स है। क्या आप इसको देंगे? क्या आप ये जजिया कर देंगे? क्या ये कांग्रेस औरंगजेब के जजिया कर को जबरन लागू करना चाहती है? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कोई भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुंबई में केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई से बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मीडिया के सवालों पर कहा कि भारत में अपार संभावनाएं हैं। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक महाराष्ट्र और मुंबई में उद्योग व्यापार लाने का काम नहीं किया। पीएम मोदी और बीजेपी को धोखा देकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर जो फर्जी सरकार चलाई थी, उसको भी लोगों ने नकार दिया है। महाराष्ट्र की जनता कभी उद्धव ठाकरे को माफ नहीं करेगी। तो भारत में अपार संभावनाएं हैं। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक महाराष्ट्र और मुंबई में उद्योग और व्यापार लाए नहीं थे। ये तो 2014 के बाद जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, तभी महाराष्ट्र ने तेज गति से विकास किया है। उबटा की सरकार ये कुछ समय तक धोखा देके, मोदी जी को और भाजपा को धोखा देके, जो उद्धव ठाकरे ने एक फर्जी सरकार कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर चलाई थी, उसको भी लोगों ने नकार दिया है पूरी तरीके से। और लोग पूरी तरीके से समझ गए कि उद्धव ठाकरे जी ने जो खंजर देवेंद्र फडणवीस की छाती पर मारा, जिस प्रकार से वोट तो मांगा मोदी के नाम और सरकार जाके बनाई उस पार्टी के साथ जिससे बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं पार्टी बंद कर दूंगा पर कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, उसके साथ जाके जिससे उबटा के नेता उद्धव ठाकरे जी ने सरकार बनाई, महाराष्ट्र की जनता कभी उद्धव ठाकरे को माफ नहीं। ओडिशा के भुवनेश्वर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले साल सूडान में युद्ध हुआ था, उस वर्ष ओडिशा के 86 लोगों को वहां से वापस लाया गया। हाल ही में इजराइल में जब घटना हुई तब वहां से भी 20 लोगों को वापस लाया गया। ओडिशा प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत रूप से एक खास प्रदेश है। हम इस प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, प्रतिभा और स्किल को प्रोत्साहित करते हैं, इस पर जोर देते हैं। पिछले साल सूडान में भी लड़ाई युद्ध हुई थी। उस समय में भी करीब 86 लोग जो हैं उड़ीसा के हम वापस यहाँ ले पाए। और हाल ही में जब इजराइल में जब आक्रमण हुआ, जो आतंकवादी घटना हुई, उस समय उड़ीसा के 20 लोग थे। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि उड़ीसा जो है खासकर प्रधानमंत्री के लिए पर्सनली और हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। हम इसकी कल्चर को बहुत मानते हैं, इसकी इतिहास को बहुत मानते हैं और इनके इस स्टेट की टैलेंट और स्किल को हम इसको बहुत बल देते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आप लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 10 साल में ओडिशा के लिए बहुत स्टेडी, कंसिस्टेंट, बहुत बड़ी भारी मात्रा में सपोर्ट मिली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के सवालों पर कहा कि क्यों असुरक्षित है, कोई भी आपको पकड़ सकता है क्या? मान रहे हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, कब इन्हें पता चलेगा कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं? कब इन्हें पता चलेगा कि नफरत इन्होंने भरी है? इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने अपने विचार साझा किए। मैं आपसे कहता हूं ना, क्यों अनसेफ?
कोई भी आपको पकड़ सकता है। आपने खुद देखा, दाढ़ी काट रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, मार डालते हैं। फारूक अब्दुल्ला कैसे सेफ? मैं भी तो मुसलमान हूं। कब इनकी अकल में आएगा हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं? कब इनकी अकल में आएगा जिनको इन्होंने फूंक भरी है नफरत की? हिंदुस्तान को बचाने के लिए कौन था यहां जब आतंकवाद आसमान पे था? 96 में इलेक्शन किसने किया? यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली जमात थी जो उठी और कहा मर जाएंगे मगर हम इस रियासत को बचाने की कोशिश करेंगे। हमने कुर्बानियां दी, हजारों हमारे वर्कर, गरीब से गरीब भी, हमारे एमएलए, मिनिस्टर मारे गए, मगर हमने रुख नहीं मोड़ा। लेकिन आज झारखंड में जो प्राइम मिनिस्टर ने बयान किया जम्मू कश्मीर पे कि जब यहाँ हालात खराब थे, ब्लास्ट्स हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस ने लव लेटर पाकिस्तान को भेजा था, उसके इवज में वहां से टेररिज्म और बढ़ाया गया है। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी ने यहाँ पर रोल निभाया है, वोट पड़ने के बाद आर्टिकल भी खत्म, राम मंदिर भी वजूद में लाया। मैं वजीर आजम से एक बात कहना चाहता हूं बड़े अदब से। पहले वो ये बताएं, क्या वो हिंदुस्तान के कितने हैं 1.4 बिलियन लोग हैं ना, क्या वो सिर्फ थोड़े से लोगों का प्रधानमंत्री है या हम सब का प्रधानमंत्री है? वो ये फैसला करे। जब वो हिंदुस्तान से बाहर जाता है वो मेरा प्रधानमंत्री है या नहीं है? मैं तो उसको अपना प्रधानमंत्री मानता हूं। हमने वोट दिया हो या नहीं है, मगर वह हमारा प्राइम मिनिस्टर। वो जब वहां बात करता है वो हर भारत के इंसान के लिए बात करता है। मगर जो नफरत उसने फैलाई है आजकल, इस नफरत को धक्का दे दीजिए कि भारत बच सके। भारत तरक्की नहीं करेगा जब तक अमन अंदर नहीं होगा, जब तक हम सब प्यार से नहीं रहेंगे, जब तक हम सब एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। क्या इस तरह की स्टेटमेंट सिर्फ इलेक्शन के लिए है? ये मैं नहीं जानता। जो ये नफरत पैदा कर रहे हैं वो ऐसी डीप जा रही है कि अल्लाह जाने ये खत्म हो गया या नहीं। दूसरी बात मैं उनसे ये कहना चाहता हूं और हर भारतीय से कहना चाहता हूं, पिस जम्मू कश्मीर का इंसान हो रहा है, पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे खत्म करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद मैं आपको लिख के देता हूं, खून से लिख के देता हूं, ये बंद नहीं होगा। बिहार के मधेपुरा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को बीजेपी ने स्पेशल पैकेज की बात कही थी, बंद चीनी मिल शुरू कराने की बात कही थी। इतनी बातें कही लेकिन कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ जनता को धोखा दिया है और हम लोगों ने जो कहा वह किया। 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। बिहार को स्पेशल अटेंशन की बात कहे थे, स्पेशल पैकेज की बात कहे थे, बंद चीनी मिल चालू करा देंगे। जितना चीज ही कहे कोई काम इन्होंने नहीं किया, केवल झूठ बोला है, बिहार के लोगों को धोखा दिया है। इसलिए आप सब लोगों से हम कहने आए, हम लोगों ने जो कहा वो किया। 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। लालू जी ने रेलवे का कारखाना मधेपुरा में दिया था। उसके बाद से बताओ कोई सुई तभी कारखाना मोदी जी लगवाए हैं क्या? बढ़ते अगली खबर की ओर, कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अरविंद सिंह लवली ने कहा कि हमें बीजेपी के बैनर तले और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की जनता के लिए लड़ने का मौका दिया गया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, दिल्ली के अध्यक्ष मेरे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, संजय महीप जी, हमारे साथ वर्षों तक दिल्ली में मंत्री रहे राजकुमार चौहान जी,
नसीब सिंह जी, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, प्रत्युष जी और तमाम मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारे इन साथियों को एक अवसर दिया है उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे। उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं।